तो भाई आप लोगों ने मथुरा और आगरा के ब्लॉग देखे, कैसे लगे कि ज़रूर कमेंट में बताना। जो हमने अपनी पिछली सीरीज़ कंप्लीट किया इसी पे हम बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी जो पिछली जो ट्रिप थी वो 2 दिन की ट्रिप में हमने कैसे ट्रिप प्लान की, हम कैसे कैसे गए और हमने वहाँ पे क्या क्या खर्चा किया, हमने रूम कैसे लिया, हमने मथुरा में आगरा में कितना टाइम बिताया और आप लोगों ने जो पूरे 8-9 ब्लॉग जो देखे वो कैसे कैसे वो शूट हुए वहाँ पर और कितना हमने वहाँ पर टाइम दिया, अपना खर्चा कितना हुआ, रूम का रेंट कितना आया, जो हमने होटल लिया था उसका किराया कितना हुआ, हम ताजमहल भी गए और उसका क्या टिकट पड़ी। ये सारी बातें जो हमने 8-9 ब्लॉग बनाए थे उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको वहाँ पर जाना है तो आपको कौन कौन सी तैयारियाँ करनी होगी तो इसके बारे में बात करेंगे। तो हेलो, वेलकम बैक गाइस, की हाल चाल। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारी 2 दिन की ट्रिप थी। तो जो हम निकले वो सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे, हम मतलब 5 साढ़े 5 के आसपास निकले थे। पर हम जो तैयारी हमने मतलब जो मॉर्निंग में जब उठे थे वो हम 3 साढ़े 3 बजे के आसपास उठे और हमने अपना सारा सामान पहले ही पैक कर लिया था। फिर हम नहाए धोए, थोड़ा फ्रेश हुए, शायद नहाए थे, हाँ नहाए धोए थे, ठीक है, फ्रेश हुए। फिर हमने रात में पहले से तैयारी कर रखी थी, बस वहाँ पे अपनी बाइक पे लगा दिया और 5 साढ़े 5 पे हम निकल लिए, ठीक है। जब हम यहाँ से निकले तो थोड़ा सा अंधेरा था। फिर आपने ब्लॉग में देखा होगा कि किस तरह से हम जा रहे हैं, हाईवे से निकल रहे हैं। पर इस बार क्या हुआ कि हमेशा NH से जाते थे, तो मैम भी कह रही थी कि इस बार यमुना एक्सप्रेसवे को देखते हैं। तो हमने यमुना एक्सप्रेसवे पे गए। यमुना एक्सप्रेसवे पे गए। एक्सप्रेसवे में कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया एक्सप्रेसवे है, बहुत बढ़िया। मतलब आपको फ़ौरन की याद आ जाएगी, ऐसे एक्सप्रेसवे बने हैं। तो कोई भी उसमें इंटरवेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रोड पे चलते जाओ। ट्रैफिक का या रेड लाइट का कोई इशू नहीं है, आप बस चलते जाओ। पर जो मुझे इशू लगा है, अगर आपके पास प्रॉपर बाइक नहीं है, प्रॉपर बाइक, मेरी बाइक प्रॉपर है, डोंट वरी। पर प्रॉपर बाइक का मतलब होता है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपके बाइक में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यार कि ये बाइक बंद हो सकती है, ये बाइक कहीं ना कहीं यार कुछ हो सकता है, तो आपको मैकेनिक की प्रॉब्लम पड़ेगी वहाँ पर। दूसरी चीज़ जो मैंने फेस करी कि क्योंकि पूरा रोड जो होता है, राइट साइड लेफ़्ट साइड कुछ भी नहीं है, खेत है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, मतलब आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। पर यमुना एक्सप्रेसवे पे मैंने देखा कि जो पेट्रोल पम्प के मामले में NH बेटर मुझे लगा, क्योंकि पेट्रोल पम्प बहुत लंबी काफ़ी डिस्टेंस पर थे। हम यही देखते रहे कि अब पेट्रोल पंप आएगा। जैसे NH पे क्या होता है, राइट साइड लेफ्ट साइड दिख जाते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पे क्या है कि एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है, काफ़ी किलोमीटर्स के बाद, काफ़ी डिस्टेंस के बाद उस बोर्ड को समझना होता है। फिर जाके हमें एक सर्विस लाइन उनकी होती है, आपको वो चीज़ आपको रोड से नहीं दिखेगी कई बार, तो वो आपको अंदर सर्विस लाइन में जाना होगा, तब जाके अंदर की तरफ पेट्रोल पंप बने होंगे। हाँ, होटल भी उसी के बगल में होते हैं, रेस्टोरेंट ढाबे भी उसी के बगल में होते हैं। और कई बार मैंने देखा वहाँ पर बाइक या कार की सर्विसिंग के सेंटर भी हैं। पर प्रॉब्लम यही है कि जो NH1 में हमें आदत है, NH पर गुजरने की आदत है, वो प्रॉब्लम मैंने वहाँ पर फेस की। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ से, जब हम वहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे से निकले तो उसके बाद हमने पेट्रोल की बताया कि हमने ढूंढते रहे पेट्रोल पंप आएगा और अचानक हमारी गाड़ी रिज़र्व में चली गई। फिर मतलब थोड़ा ही दूर था पेट्रोल पंप। ये किस्मत देखो, जैसे ही वो पेट्रोल पंप वाला लाइन आया उसी के कुछ मतलब 150-200 मीटर आगे मेरी गाड़ी बंद हो गई थी, 100-150-200 मीटर आगे। फिर मैडम ने धक्का मारा और हम वहाँ पर पहुँचे, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया कि दिल्ली से जो मथुरा का सफ़र डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर के अराउंड है, ठीक है। तो पहला जो हमें जाना था मथुरा यानी वृंदावन जाना था। हमने प्लानिंग किया था कि हम मथुरा जाएंगे, वृंदावन जाएंगे और प्रेम मंदिर, बांके बिहारी टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। पर टाइम की शॉर्टेज तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा था और मुझे भीड़ भड़के से थोड़ी सी दिक्कत है। मैं सोचता हूँ यार थोड़ा सुकून हो, थोड़ा आसपास एनवायरनमेंट थोड़ा काम हो, शांत हो, शोर शराबा कम हो। तो पर मैं गया क्योंकि त्यौहार का टाइम था, जन्माष्टमी का टाइम था, तो इतना ज़्यादा भीड़ भड़का था कि मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो हम पेट्रोल पंप तक पहुँच गए थे। तो हम पेट्रोल पंप से हमने तेल डलवाया, अपनी गाड़ी को फुल करा, वहाँ से निकले वृंदावन के लिए। अब बात करते हैं कि जब हमने पेट्रोल डलवाया तो पेट्रोल कितने का डलवाया। जो हम यहाँ से गए 1020 रुपये का पेट्रोल डलवाया। 6-7 लीटर गाड़ी में ऑलरेडी पड़ा हुआ था, मतलब 6-7 तो नहीं कहता, 4-5 लीटर पड़ा होता गाड़ी में, तो हमने वो डलवाया। उसके बाद हम उससे आगे निकले। अभी मैं एवरेज भी बताऊँगा पूरी डिस्टेंस का, क्योंकि मैंने वैसे नहीं करा, मैंने पूरा तेल डलवाया। उसके बाद मैं दिल्ली तक वापस आया, तब मैं बता पाऊँगा जब मैं दिल्ली आऊँगा, ठीक है। पहले मैं वृंदावन गया और वृंदावन जाने के बाद हमने वहाँ पे प्रेम मंदिर के लिए देखा, पर भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा था, बहुत शोर शराबा था वहाँ पर, क्योंकि त्यौहार का टाइम था तो काफ़ी श्रद्धालु लोग आए थे।
तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने होटल भी देखने गया, पर मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रही। फिर मैंने क्या किया कि एक काम करते हैं, जन्मभूमि चलते हैं। फिर हम जन्मभूमि गए और जन्मभूमि में भी वही बात थी कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। पिछली बार जब हम गए थे तो हमने अपनी बाइक को जन्मभूमि के सामने मतलब एक दुकान है, मतलब अलग से सी पी थी, आपने देखी हो मेरी पिछली जो मथुरा की वीडियो है, जब हम जन्मभूमि पे गए थे जन्माष्टमी के आसपास, तब वहाँ पे थोड़ा दिन शायद मैं पहले गया था। तो वहाँ पर ना सर पहले ही, जहाँ तक मुझे याद है पहले गया था बाद में गया था, अच्छा आप देख लेना, मुझे श्योर नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है मैं पहले गया था। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक दुकान है जो मतलब लस्सी बेच रहे थे। मैंने अपना जो टॉप बॉक्स था वो वहाँ पर रख दिया, क्योंकि जब आप जन्मभूमि जाते तो सामान जो है वो मंदिर के अंदर ले जाना अलाउ नहीं होता। तो फिर मैंने टॉप बॉक्स वहाँ रख दिया। बाइक जो थी मैं सामने भी खड़ी कर सकता, पर वो कह रहे थे कि यहाँ पर आते हैं MCD वाले, तो वो कहीं बाइक आपकी उठाने ले जाएं तो आप पार्किंग में खड़ी कराओ। तो मैं पार्किंग में खड़ी कराया था। पार्किंग का चार्ज 50 रुपये बता रहे थे, जो भी मैं गया तो 50 रुपये बता रहे थे, ठीक है। पिछली बार मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, अभी जो गया वो 50 रुपये बाइक पार्किंग बता रहे थे, जो बहुत ज़्यादा मुझे लगा कहीं ना कहीं। हालाँकि ठीक है भाई, आप समझे, पर 50 रुपये बाइक पार्किंग बता रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया कि पिछली बार तो टॉप बॉक्स उनके यहाँ रखवा दिया था, अब टॉप बॉक्स इतना बड़ा है कि अब मैं कहाँ रखवाऊँ, क्योंकि लॉकर में जहाँ तक मुझे लगता है वो बैग वैग लेते हैं या थोड़ा बहुत सामान लेते हैं। अब मैं अपना टॉप बॉक्स कैसे रखवाता, तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा डर सा लग रहा था, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, कैमरास थे। तो उस चक्कर में फिर हमने एक गली से हम गए अंदर, एक गली थी, आपने देखी होगी मेरी वीडियो में। तो जब हम गए तो एक गली है, गली नंबर 2 के पीछे जो थी गली, आप जो पोत्रा कुंड जो है वहाँ पर तालाब जो है उसके सामने एक गली है। तो मैंने, आप लोग पीछे वीडियो देख रहे हैं, तो उस गली से गए। तो उस गली से गेट नंबर 2 जो है उस वहाँ पे जाने का रास्ता है, मतलब शॉर्टकट है, उसे हम कहीं ना कहीं कहते नहीं है, सीक्रेट एंट्री कह सकते हो या VIP एंट्री कह सकते हो। वहाँ से मुश्किल से आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे, आप जन्मभूमि के अंदर पहुँच जाएंगे, मतलब मंदिर के गेट पर पहुँच जाएंगे, समझे। और वहाँ से बहुत कम लोग ही आते हैं, बहुत से कम लोगों को पता होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों से पैसे ले लेते हैं कि हम आपको एक काम करते हैं VIP एंट्री करा दें। जैसे और मंदिरों में VIP एंट्री होती है कि आपको लाइन में नहीं लगना होगा, क्योंकि वो वाले 2 नंबर गेट से लोगों को पता नहीं होता। तो हम जो कहते हैं 2 नंबर जो गेट है उसके बगल में एक गली है, तो वहाँ से हमारी बाइक पूरी चली गई, क्योंकि 2 नंबर गेट तो पूरा बंद कर रखा था उन्होंने। तो जो बाइक चली गई, तो बाइक जाकर हमने एक दुकानदार थे वहाँ पर, और आई थिंक मोहित शर्मा जी थे वो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी बाइक को देखते रहेंगे। बाइक का देखने का, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, उसमें देखना क्या था, और गली में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो आप जाकर वहाँ पे खड़ी कर दो, और डर भी नहीं है कि भाई कोई आपकी बाइक उठा ले जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके अंदर गए हुए थे। हमने वहाँ पर, आप देख लेना, मैंने शायद वीडियो में क्लिप भी डाल दूँगा मैं यहाँ पर आप लोगों को, तो आप देख लेना यहाँ पर जो भी है। तो फिर हम लोग वहाँ पे दर्शन करने चले गए, और जब दर्शन करने गए अंदर, हाथ जोड़ कर आ गए, प्रसाद लिया और फिर हम वापस आ गए। बाइक स्टार्ट करी, मैम कहती हैं कि एक काम करो, एक काम करते हैं, आगरा चलते हैं, वहाँ पर रूम ले लेंगे, वहाँ पर एक दिन अभी हमारे पास है, और तो क्यों ना ताजमहल देखा जाए। तो हम लोग, मैम कह ही रही थी काफ़ी दिनों से, हमने कहा एक दिन है अभी हमारे पास, और क्योंकि 2 दिन की ट्रिप थी, आधा दिन निकल गया था, मतलब करीब हो गया था वहाँ पर मथुरा में, हमें 11-12 के आसपास का टाइम हो रहा था। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं आगरा वहाँ से जो था करीब, हाँ मथुरा से करीब आगरा जो है करीब लगभग 57-60 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के आसपास मान लो। तो मथुरा से आगरा जो है 57-60 किलोमीटर के आसपास है। तो अब हम मथुरा से कहाँ गए, आगरा गए। तो हमने प्लान किया कि हम सिकंदराबाद जाएंगे, हम फतेहपुर सीकरी जाएंगे, और भी बहुत सारी जगहें जाएंगे, और ताजमहल भी जाएंगे। पर क्या हुआ, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो फिर वहाँ पे होटल की भगदड़ मच गई कि अब होटल, क्योंकि हमने जो होटल बुक करे वो होटल जो थे वो जस्ट ताजमहल के पास थे, और वहाँ से बाइक जाने की परमिशन नहीं थी। तो वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी बढ़िया लोग थे, हाँ। तो उन्होंने हमारी जो बाइक थी वो खड़ी नहीं करने दी, जबकि वॉकिंग डिस्टेंस था करीब 100 मीटर के आसपास। तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब आप नहीं खड़ी कर सकते। हमने कहा मैं होटल जाकर देख आता हूँ, वहाँ पे जाकर जो होटल वाले उनसे बात कराता हूँ कि कैसे वहाँ पे जाऊँगा मैं। तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, आप यहाँ से बाइक ले जाएं। फिर हम पूरा घूम के गए, पर हमें वो होटल नहीं मिला। हमने होटल की वो लोकेशन भी लगा दी, पर बार बार वो 2-3 बार, मतलब 2 बार वैसे ही हो गया कि घुमा फिरा के वो बार बार वहीं ले आता। लोगों से भी पूछते, लोग कहते इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। तो पर प्रॉब्लम हुई कि हम पहुँच ही नहीं पाए। तो 1.5-2 घंटे हमारे उसमें ख़राब हो गए। जब हम आगरा पहुँचे तो उस समय करीब 3 बजे के आसपास तक का टाइम हो रहा था। तो हम चाहते तो हम आराम से ताजमहल घूम पाते अगर ये हमें रूम मिल जाता। अब ताजमहल में ये था इशू कि हम कहाँ पे रखें। फिर बाद में हमने क्या किया कि हमने एक दिमाग लगाया कि एक काम करते पहले होटल ले लेते हैं। फिर हम होटल ढूंढते ढूंढते बज गए 5 करीब, ठीक है।
और ताजमहल की जो एंट्री थी वो आई थिंक 6-7 बजे के बीच में, 6 या 7, 6 बजे के बाद शायद एंट्री नहीं है उसमें ताजमहल में। फिर हम होटल पहुँचे, फिर होटल जो हमने होटल लिया, आपने होटल देखा होगा, रिवर व्यू पॉइंट था होटल का जो यमुना नदी के बगल में, यानी वहाँ से यमुना नदी दिख रही थी। तो हमने काफ़ी होटल देखे, फिर वो जो होटल मुझे पसंद आया। होटल जो था वो फुल्ली एसी था और 1000 वो मांग रहे थे, 900 रुपये में बात हो गई। और बाकी आप लोग जाना कभी तो उनसे पूछ लेना, मैं आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों को दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या आप लोग कमेंट करोगे उसका लिंक दे दो तो मैं ये उस होटल के बारे में कोटेशन या उसके बारे में लिंक या जो भी आप चाहोगे उसका डायरेक्शन क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ये होटल जो था वो जस्ट बगल में था रेड फोर्ट के, और सामने यमुना नदी बह रही थी। इतना बढ़िया व्यू था, मतलब जाने अनजाने में इतना बढ़िया होटल मिल गया, और वो भी बहुत अच्छे प्लेस पर। नीचे दुकानें, पेठी की दुकानें थी, पेठे बिक रहे थे, मतलब पूरी मार्केट थी, खाने पीने होटल। लेकिन सबसे अच्छी बात थी शोर शराबा भी भड़कता नहीं था उस जगह पर जहाँ मैंने मेरा रूम लिया। मुझे मतलब जिस तरह से मैं सोच रहा था मुझे मिल गया। रूम ठीक ठाक था, ओके था, डिसेंट था, थोड़ी सी साफ़ सफाई हो सकती थी पर ठीक था रूम। फिर उसके बाद जब हम वहाँ से निकले तो 6 बजे के आसपास हो गया। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला पार्किंग तो ताजमहल के बहुत सारे गेट हैं, ये जो यमुना नदी के बगल में है उसे कहते हैं बेस्ट गेट पार्किंग या बेस्ट पार्किंग बोलते हैं, जो शमशान घाट है मतलब यमुना नदी के बगल में, और उसके राइट साइड में एक इधर जा रहा कट एक इधर वाला, उसका नाम है बेस्ट पार्किंग। वो बहुत सच में बेस्ट पार्किंग है, और नाम वैसे उसका वेस्ट पार्किंग का मतलब बेस्ट गेट पार्किंग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है ना, ऐसी बेस्ट गेट है। फिर मैं वहाँ पर गया, आप वहाँ से जा सकते हैं, बहुत ईजी रास्ता है, सिंपल सा, बहुत इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है उसका। तो फिर मैं वहाँ से आगे गया और मैंने अपनी बाइक वहाँ पे खड़ी करी। बाइक पार्किंग जो उसने मुझसे लिया वो 25 रुपये बाइक पार्किंग लिया। अब ताजमहल जाने के लिए दो रास्ते थे मेरे पास, या तो मैं ताजमहल डायरेक्ट गाड़ी ले लेता, 20 रुपये कुछ ले रहा था गाड़ी के, पर मैं एक्सपीरियंस करने आया था, मैं जानना चाहता था कि मैं कैसे जाऊँ, मतलब जो मैं एक्सपीरियंस कर सकूँ, जो मैं ढूंढने आया था, जो मैं देखने आया था। तो मैंने क्या किया, मैंने पैदल गया। तो किसी ने बताया कि बाइक भी जा सकती है, तो मैं बाइक लेके चला गया। फिर बाद में पता लगा वहाँ पे पुलिस वाले आ गए, वहाँ के दुकानदार जो थे उन्होंने कहा बाइक नहीं जाएगी। हालांकि जब मैं अंदर गया तो काफ़ी लोग बाइक ले जा रहे थे। आसपास काफ़ी बड़ा जंगल सा बना हुआ था, रास्ता बहुत मतलब एक नंबर था जो मैं ढूंढ रहा था, बहुत हरियाली थी, बस थोड़ी साफ़ सफाई मुझे थोड़ा इशू लगा। उसके बाद जब मैं अंदर गया, अब वहाँ पर थोड़ा सा एक स्कैम तो नहीं कहेंगे, लोग अपना काम कर रहे हैं तो करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर बोलना चाहिए, बताना चाहिए। ताजमहल के अंदर जा रहा था तो रास्ते में एक बंदा मिल गया कि आपने अपना लॉकर में सामान रख कर आओ। ठीक है, मैंने कहा अच्छा लॉकर में सामान रखना पड़ेगा। तो फिर मैं दोबारा वापस आया तो वहाँ पर प्राइवेट लॉकर था, मुझे लगा वो मतलब प्राइवेट ही होते हैं वहाँ पर। तो प्राइवेट लॉकर में मैं सामान रखा, उसने आई थिंक 20 रुपये शायद लिए थे हेलमेट रखने के, मेरे मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 20 रुपये लिए थे। तो मैंने उसमें अपना हेलमेट रखा। अब दिक्कत हो जाएगी जिसके पास सामान ज़्यादा होगा कि एक आइटम का 20 रुपया है, मतलब आपके पास अगर 2 आइटम है तो 40 रुपये, 3 आइटम है तो 60 रुपये, 4 आइटम है तो 80 रुपये, तो 20-20 रुपये एक चीज़ के लेते हैं वो। ठीक है, तो फिर मैं एक बंदा मिला था मुझे, वो बोलने लगा कि भैया मैंने तो 4 बैग थे मेरे, तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा पैसे लिए, मतलब 4 बैग 20 रुपये के हिसाब से 80 रुपये ले लिए। फिर मैं अंदर गया तो उसने बताया, वहाँ पे पता लगे 50 रुपये ताजमहल देखने के चार्ज हैं, 50 रुपये बाहर से और 200 रुपये अंदर से, तो टोटल 250 रुपये लगेंगे। तो फिर हमने वहाँ पर टिकट ली। जब टिकट ली तो उसके सामने पता लगा कि भाई यहाँ भी अपना लॉकर रूम है, और वो फ्री था लॉकर रूम। जहाँ से लॉकर रूम में बता दूँ कहाँ है, जहाँ से आप ताजमहल के लिए एंट्री करोगे ना, जब एंट्री करोगे तो एंट्री के सामने ही, मतलब जहाँ एंट्री है राइट साइड देखोगे तो उधर लॉकर रूम है। वो लॉकर रूम शायद पीछे से, जहाँ से आप टिकट लोगे ना पीछे की तरफ से, वहाँ से आप उसमें अपना सामान जमा करवा सकते हो। शायद उधर से भी हो जहाँ से आप जा रहे हो, मतलब लाइन में लगे हो, जहाँ एंट्री गेट पे हो सकता है कि आप पीछे से। मैंने तो जमा नहीं करा, हालांकि लोग करवा रहे थे, शायद पीछे से ही करा रहे थे, तो आप देख लेना जाकर। तो फिर मैं अंदर गया, फिर वहाँ पर चेकिंग हो रही थी। एक व्यक्ति ने बताया कि भाई वो आवाज़ आई कि भाई आपका आधार कार्ड भी लेके चलना है, जाना है। तो मैं आप लोगों से बता रहा हूँ जाओ तो आधार कार्ड भी ले जाओ। हालांकि उसने मेरा तो आधार कार्ड चेक करा नहीं। ठीक है, फिर मैंने जो टिकट ली थी वो टिकट ली। चेकिंग बहुत ख़तरनाक होती है, पूरा सामान आपके सब कुछ चेक करवा लेते हैं, खाने पीने की चीज़ आप ले जा नहीं सकते। फिर मैं ताजमहल के अंदर गया। फिर मैं जब ताजमहल के अंदर गया और फिर वहाँ पर पहुँचा, उसके बाद भाई व्यू बहुत बढ़िया, मतलब ये समझ लो कि यार पैसा वसूल था। जितने भी मेरे ट्रिप में पैसे लगे वो पूरे वसूल हो गए। टोटल पैसे कितने लगे हमारे, 250 मैडम के, 250 मेरे, 500 रुपये ताजमहल को हम देख पाए अंदर से और बाहर से भी। बाहर से देखोगे तो 50 रुपये, आप शायद वीडियो यहाँ पे चल रही हो आप देख लेना। बाहर से देखोगे 50 रुपये में बता रहा हूँ, और अगर अंदर का मतलब उनकी जो कब्र है
समझे। उसको देखना है तो उसके 200 रुपये। कब्र का मतलब अंदर की तरफ से वो ताजमहल की जो वाइट बिल्डिंग है उसके ऊपर आपको जो वाइट बिल्डिंग है उसके ऊपर खड़े होकर आपको देखना है, ठीक है, अंदर जाकर देखना है। तो उसके 200 रुपये थे, तो ये 250 रुपये। ताजमहल का व्यू बहुत बढ़िया था, 300 साल लगभग हुआ इसको बने हुए, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि इसको 300 साल हुए हैं। भाई एक नंबर लग रहा था, मज़ा आ गया। मतलब जहाँ से भी जाओ ताजमहल, मतलब मन ही नहीं कर रहा था, बार बार देखने को मन कर रहा था कि वहाँ से निकलो। फिर वहाँ से यमुना का व्यू एक नंबर शानदार था, मज़ा आ गया। फिर हम ताजमहल से हम बाहर निकले, हमने पानी वानी पिया, एंड देन जब हम बाहर निकले दोबारा वहाँ पे चेकिंग हो रही थी, टिकट चेक कर रहे थे आपका। फिर वहाँ पर टिकट चेक कराया हमने, देन हम बाहर आ गए। बाहर वहाँ पे शॉपें लगी हुई थी जहाँ पर आप चीज़ें को ख़रीद सकते हैं, जैसे खाना पीना खा सकते हैं। अंदर कोई शॉप नहीं है, अंदर कोई चीज़ नहीं, सिर्फ पानी ही मिल रहा है आपको, ठीक है, फ्री में मिल रहा है पानी। अंदर कोई शॉप नहीं, कोई दुकान नहीं है। बाहर आएंगे तो बाहर आपको जैसे ही बाहर निकलेंगे लेफ़्ट साइड काफ़ी सारी मार्केट है, खाना पीना जो भी आपको खाना, चाउमीन, मोमोज़, चाय, बिस्किट, खाना पीना, पेठा, मिठाई, जो भी लेना है। यहाँ तक कि कुछ हैंडमेड या आर्टिफिशियल प्रोडक्ट भी थे, जो मतलब समझो क्राफ्ट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे आप जो सजा सकते हो अपने घर में, लगा सकते हो। डेकोरेटिव आइटम था, डेकोरेट कर सकते हो, अपने घर में लगा सकते हो। वो सारी चीज़ें वहाँ मिल रही थी। फिर मैंने एक्चुअली मेरे पास इतनी जगह है नहीं, एक ही टॉप बॉक्स लेके गया था। मन तो करता है सब ले लूँ, मैडम भी बेचारी हमारी मन मार के रह जाती है, मुझे लगता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या हुआ, हम वापस आए और फिर हम अपने रूम पर गए। थक इतने गए थे कि दिमाग से सब निकल गया, यहाँ जाना वहाँ जाना। हमने कहा सीधे घर चलते हैं, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी मेरी। लेकिन फिर भी हिम्मत से, कहते नहीं है टाइम मिलता नहीं, जब टाइम मिलता है तो उसका एक सिंगल सेकंड वसूल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो फिर हम लोग फिर वहाँ से निकले, एंड देन फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकल लिए। फिर हम अपने रूम पे गए और रूम पे पैकिंग सामान वामान निकाला, और हम लेट हो गए थे। उन्होंने बोला था 11 बजे चेकआउट होगा, करीब 1:30 बज गया था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, समझे। कुछ लोग समझते भी हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन कुछ होटल वालों को मैंने देखा कि चलो सब बढ़िया है। तो फिर हम वहाँ से बाहर निकले और फिर हमने निकलने लगे। फिर रास्ते में पड़ा दुख निवारण गुरुद्वारा दुख निवारण। उनकी भी मैंने वीडियो बनाई है, आई थिंक आप देख लेना, पता नहीं 7वां 8वां एपिसोड है, तो आप देख लेना, वहाँ पे चेकआउट कर लेना। तो मैंने वहाँ पर गए, फिर मैडम ने कहा यहाँ भी चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते, अच्छा लगता है। क्योंकि गुरुद्वारा में मैडम को बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं जब वहाँ पहुँचा, फिर हमने वहाँ पर जैसे ही पहुँचा वहाँ बारिश होने लगी, और बारिश भाई ऐसी भयानक बारिश हुई करीब 2-3 घंटे। फिर हमने वहाँ पर मत्था टेका, उसके बाद हमने प्रसाद चखा, खाना चखा, और फिर हम बारिश होने लग गई और थके भी ज़्यादा थे। तो मैंने कहा ताजमहल से आए हैं, थके, हमें ज़रा भी रेस्ट भी नहीं किया, क्यों ना थोड़ा सा रेस्ट कर लेते। तो फिर वहाँ पे आई थिंक 37 नंबर, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, जहाँ पे लॉकर रूम है ना, उसके बगल में लॉकर रूम जहाँ सामान जमा करते हैं, उसके बगल में जाकर हमने वहाँ पर जगह बनी हुई थी, तो वहाँ पे जाकर रेस्ट कर लिया। वहाँ पता लगा कि आप लोग अगर एक दिन रुकना चाहते हो वहाँ पर 10-11 बजे तक मतलब होता है ऐसा कुछ, तो वो 100 रुपये लेते हैं। बाहर लेटने के गद्दे आप देखेंगे कि गद्दे पे बिछे हुए हम लोग वहाँ पर लेटे हुए हैं। और अगर आप रूम लेना चाहते हो तो वो करीब फुल्ली एसी रूम आपको 900-1000 रुपये के आसपास मिल जाता है। और जो आपको बिना एसी का रूम है वो 600-700 रुपये। बेड आप देखना, मैंने आई थिंक पता नहीं शायद वीडियोस की क्लिप शूट की है नहीं की है, तो बेड आप देखना, वो इतना बड़ा बेड है, 4 बेड, मतलब 4 बंदे लेट सकते, इतना बड़ा कमरा है, बहुत बड़ा कमरा है भाई। मतलब 600-700 रुपये में कमरा मिल जाएगा आपको, और 10 बजे का चेकआउट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाहर तो आप लेट ही रह सकते हो दिन भर, कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं गया था, मुझसे किसी ने पैसे नहीं मांगे, हम लोग खूब रेस्ट करते रहे, गद्दे पे भी लेटे रहे। और वहाँ से फिर हम लोग निकले करीब 3-4 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास हम वहाँ से निकले। फिर वहाँ पर हमें एक सरदार जी मिल गए, उन्होंने बताया कि भाई आप एक बैटरी जो है आपकी, क्योंकि हम फॉग लाइट जलाते हैं तो हमारी बैटरी जो है ना बहुत जल्दी कंज्यूम होती है, कई बार सेल देते हैं स्टार्ट नहीं होती भाई, क्योंकि बैटरी का इशू हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा है कि यार अगली आपको वीडियो जो आएगी मेरी, उसमें मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक वोल्ट मीटर लगवा लूँ या कोई बैटरी ही लगवा लूँ एक्स्ट्रा। पर एक्स्ट्रा बैटरी मुझे ये लग रहा है, डर सा लग रहा है भारी हो जाएगी बाइक, वैसे ही बहुत भारी हो रखी है, एक्स्ट्रा सामान लगा रखा है मैंने। तो देखते हैं क्या है, वोल्ट मीटर से मुझे पता रहेगा कि जैसे मोबाइल में आप बैटरी देखते रहते हो कितनी बैटरी बची, तो वो देखते रहेंगे हम। अगर वोल्ट ज़्यादा नीचे गिरेंगे, जैसे 12 के ऊपर रहना चाहिए, कहते हैं 12 से नीचे जाएगा तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं होती है, 12 से 14 के बीच में रहना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ वो वोल्ट मीटर लगवा लूँ, जिससे मैं अपना देखता रहूँगा कितना वोल्ट आ रहा है। वोल्ट अगर डाउन होगा, ड्रॉप होगा, तो मैं अपनी फॉग लाइट बंद कर दूँगा, और बैटरी का परसेंटेज भी देखता रहूँगा, कितनी बैटरी बची है, कितनी बैटरी रही है, जैसे मोबाइल में देखते रहते हैं। तो हम उसी हिसाब से फॉग लाइट जलाएंगे। आपको पता ही है कि हाईवे पे फॉग लाइट का कितनी ज़रूरत होती है,
कि बिल्कुल गुप्त अंधेरा होता है, दिखता नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हो। तो फिर वहाँ पे कमला नगर मार्केट थी, फतेहाबाद ऐसी कुछ नाम था, सिकंदराबाद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वीडियो में देख लेना। कमला नगर के पास था, जैसे दिल्ली में कमला नगर ऐसी वहाँ पे आगरा में भी है। तो फिर वहाँ गए, पर वहाँ पर घूमते रहे, पता ही नहीं चला। जो उन्होंने बताया था, सरदार जी ने बताया वो कोई जगह, क्योंकि हम तो अनजान थे, वहाँ पर इतना नहीं ढूंढ पाए। तो फिर अब हम सोच रहे हैं दिल्ली में आके करोबाग में कराएंगे। तो फिर हम वहाँ से वापस लौटे। वापस लौटते वक्त भाई बारिश तो उस समय बंद हो गई थी जब हम निकले वहाँ से। उसके बाद भाई थोड़ा बहुत ठीक चला, उसके बाद भाई ऐसी भयानक बारिश कि हमारा करीब हमने प्लानिंग किया था कि 10-11 बजे तक पहुँच जाएंगे, और हमें दिल्ली में पहुँचते 4 बज गए, करीब 3 या 4 बजे हम दिल्ली पहुँचे। उसके बाद दिल्ली में जब पहुँचे तो दिल्ली में तो भाई बड़ा बुरा हाल था, समझे। आगरा में भी देखेंगे आप, मतलब लोग अपनी हाँ एक बात बताना भूल गया, जब हम आगरा से जा रहे थे, मतलब दिल्ली के लिए आ रहे थे, तो लोग कावड़ वाले भी मिले, और जन्माष्टमी का दिन था तो काफ़ी भीड़ भड़का था, रोडों पर लोग जा रहे थे, और कावड़ वाले भी लोग जा रहे थे अपनी कावड़ ले लेकर कि मतलब वो जो म्यूज़िक नहीं बजाते हैं अपना, क्या कहते हैं उसको, डीजे लगा लेते हैं ट्रक के ऊपर, तो वो डीजे लगाते हुए जा रहे थे खूब अपनी मस्ती में, समझे, मगन थे सभी लोग। तो फिर वहाँ से अच्छा लगा देखने में। बस यही है NH की सबसे अच्छी खास बात है कि नींद नहीं आती। अगर भाई क्या बोलते हैं यमुना एक्सप्रेस वे में जाओगे ना भाई, तो भाई सो जाओगे, क्योंकि हम लोग ऐसे बंदे हो चुके हैं, जब तक गड्ढे ना मिले ना, जब तक गाड़ी खड़खड़ाए ना, तब तक कहते नहीं है मज़ा नहीं आता, मतलब वरना तो सो जाए हम लोग। तो फिर हम लोग NH से होते हुए गए, और फिर बाद में ऐसी बारिश हुई, फिर हम पूरे भीग ही से गए। फिर हमने वहाँ पर उसमें पुल आया, उसके नीचे रुके, और फिर पानी थोड़ा जब हल्का हुआ, हमने सोचा निकल लेते हैं थोड़ा, अब ये तो रुकता रहा, आ नहीं रहा है, हल्का था। तो फिर हम जब वहाँ से निकले, अंधेरे में वही बात है कि हमारी फॉग लाइट जो है वो बड़ी वाली लगा नहीं सकते, लगाते तो लाइट ही चली जाती है, मतलब बैटरी ही ख़त्म हो जाती है पूरी, और सेल फिर काम करता नहीं है। उसके चक्कर में कई बार हमें फिर धक्का मार के स्टार्ट करनी पड़ती है। तो फिर हमने क्या किया कि लाइट बंद रखी, और जो हेडलाइट थी वो जलाई। हेडलाइट जलाओ ना जलाओ, हाईवे पर समझ में नहीं आता, दिख भी रहा है कुछ, उतना तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो फिर एकदम इतना हमें लगा सड़क है भाई, पानी हमारी पूरा यहाँ तक पैर, मतलब पूरा पैर भीग गया, पूरे जूते में पानी भरी गया पूरा, मतलब काफ़ी पानी था उसमें। हालांकि बाइक हमारी निकल जाती है, अवेंजर 220 सीसी क्रूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो निकल गई। फिर वहाँ पर कहीं दुकान थी, पानी बहुत बारिश होने लग गई, जैसे आगे गए बारिश होने लग गई। फिर जाकर हम कहीं रुके, फिर पेट्रोल पंप पर रुके, और पेट्रोल पंप वाले भाई बताऊँ, एक बंदा इतनी अपनी दूर से गाड़ी लेकर आया खींचता हुआ। पेट्रोल पंप वाले ने भाई उसको पेट्रोल नहीं दिया, बंदा वो चिल्लाता रहा कि भाई पेट्रोल दे दो, मैं इतनी दूर से गाड़ी खींच के ला रहा हूँ। उसके पेट्रोल कह रहा नहीं अब नहीं होगा। भाई करीब 11 बजे के आसपास हो रहा था, 11-12 के आसपास, 12 भी शायद नहीं बजे थे। और वो बंदा, मतलब गलत बात है, पेट्रोल पंप वालों को इतना देखना चाहिए, जबकि उसकी मशीन ऑन थी। झूठ बोल रहा है, मशीन बंद है। मैंने शायद आपको गोप्रो में शायद शूट किया हो, आया हो पता नहीं मोबाइल में, पर वो उसकी मशीन ऑन थी वहाँ पर, मैंने देखा उसमें नंबर आ रहे थे मेरे सामने, तो उसने दिया नहीं। अब बाद में पता नहीं उसने क्या किया, दिया या नहीं दिया, तो उसके एटीट्यूड लग रहे थे, देगा नहीं। जिस हिसाब से वो बदतमीज़ी थी एक तरह से देखा जाए। पर आप जब ऐसे बैठे हो पेट्रोल पंप पर, बारिश का मौसम है, दूर से लोग आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले। फिर वहाँ से जब निकले तो फिर बारिश इतनी ज़्यादा होने लग गई। फिर हम फिर रुक के गए काफ़ी। उसके बाद जब दिल्ली आए फरीदाबाद के पास हम, क्योंकि हमने आपने देखा होगा वीडियो में प्लानिंग करी थी हम फरीदाबाद होते हुए आएंगे। जब हम गए थे दिल्ली, तो हम दिल्ली से जब हम मथुरा गए, तो हमने जो रोड लिया था वो नोएडा वाला लिया था, ग्रेटर नोएडा वाला रोड। तो उस रोड से गए थे। जब हम वापस आए तो हमने सोचा फरीदाबाद गुड़गांव होते हुए आएंगे। तो फिर पता के लगा कि फरीदाबाद में इतना ज़्यादा पानी भरा था भाई, ये पानी, मतलब आधी बाइक हमारी डूब गई थी पानी के अंदर। उसके बाद ये को बाइक बंद नहीं हुई। उसके बाद हम वहाँ से निकले, फिर हमने रोड पकड़ी। उधर तो मुझे लग रहा था और हालत ख़राब है। फिर राइट कट लिया, फिर राइट कट एक मोड़ था, वहाँ से हम मुड़ गए। पानी तो वहाँ भी भरा हुआ था, पुल पे भी कई जगह पानी भरा ही था। फिर वहाँ से ग्रेटर नोएडा वाला जब रोड मिला, तब जाके जान आई। और फिर वहाँ से जाकर हम अपना दिल्ली आ गए। और दिल्ली पहुँचने में हमें 3 से 4 बज गए। पर एक बार बताऊँ, दिल्ली में कोई बारिश नहीं हो रही थी। पूरी दुनिया में बारिश हो रही है और दिल्ली में कोई बारिश नहीं। यहाँ देखा कोई बारिश ही नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर आकर आए और ये हमारी वीडियो थी। तो भाई ये था मेरा टोटल एक्सपीरियंस। अब बात करें टोटल पेट्रोल कितना लगा मेरा। इसमें टोटल पेट्रोल लगा, देखो करीब 5-6 लीटर तो मेरी बाइक में था, ठीक है। पहले टोटल मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। मेरी बाइक में 5-6 लीटर था, यानी 500-600 रुपये का तेल मान लेते हैं। 600 रुपये का बाइक में तेल था। हमने अलग से कितने का डलवाया, 1020, तो 1600 रुपये का हो गया।
उसके बाद मैंने 500 रुपये का तेल और डलाया, तो कितने का हो गया 16 और 500, तो 2100 रुपये का तेल हो गया, ठीक है जी। तो अब जब मैं दिल्ली आया तो मुझे जहाँ तक लगता था वही 5-6 लीटर बचा हुआ था। तो टोटल मेरा जो पेट्रोल था वो 15 लीटर के आसपास, अगर हम बात करते टोटल दिल्ली से आगरा की डिस्टेंस की बात करते, दिल्ली से आगरा तो करीब 250 किलोमीटर के 240-40 के आसपास है, मतलब 250 मान लो सेफ़। तो 250 किलोमीटर के आसपास जब हम मथुरा गए, वृंदावन गए, तो हमने वहाँ भी घूमे होंगे, तो हम 250 ना लेके मैं 300 किलोमीटर ले लेता हूँ। और फिर हम आगरा भी काफ़ी ट्रैवल किया हमने, आगरा भी गए, तो 250 ना मार के 300 मारो, तो 300 से 600 किलोमीटर मान लेता हूँ, 15 लीटर मेरा तेल लगा, ठीक है। तो 600 रुपये 600 किलोमीटर 15 लीटर तेल, तो मेरी गाड़ी ने जो एवरेज दिया, तो देखो मेरी गाड़ी ने करीब 15 लीटर, अगर हम 40 की एवरेज लेके चलते हैं, गाड़ी जो बोलती है 40 का मतलब 600, तो मेरी गाड़ी ने करीब मुझे जहाँ तक लगता है 35 से 40 का बहुत बढ़िया एवरेज दिया गाड़ी ने, क्योंकि 15 लीटर करीब तेल लग गया बाइक में। तो बाइक मेरी देखो, मैंने एक बाइक ऐसी ढूंढ रहा था जो जिसमें पावर भी हो, साथ ही साथ माइलेज भी हो। तो अवेंजर 220 सीसी जो क्रूज़ है वो दोनों में फिट बैठती है। अब पावर की बात करूँ तो भाई इतनी पावर है कि कई बार मैंने ऐसे ऐसे बाइक चलाई है अपनी, सिंगल डबल गियर पर, बहुत प्यारी चलती है, मतलब बहुत बढ़िया। जबकि मैंने देखा मैं गाड़ियों के नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई कोई बाइक का लवर हो या कोई किसी कंपनी को हर्ट हो उससे, पर मैं ये कहूँगा कि मैंने ऐसी ऐसी गाड़ियाँ देखी वही पीछे आ रही थी, पर मेरी अवेंजर जो है ना वो सीधी चली गई। अभी एक मेरी ट्रिप आने वाली है बहुत ही जल्दी, मसूरी की ट्रिप, हम लोग मसूरी जा रहे हैं, तो उस ट्रिप के वीडियो आप लोग देखना। तो उसमें भी कुछ ऐसे ही है कि मसूरी क्यून ऑफ वैली कहलाता है, तो बहुत जल्दी आएगी। लेकिन उससे पहले एक वीडियो और आएगी अभी हमारी, कि हम मसूरी की पूरी प्लानिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी बाइक में लगवाना है, इंजन ऑयल डलवाना है, और भी बहुत सारी काम कराने, छोटे मोटे काम कराने हैं, तो वो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो बहुत जल्दी आएगी। उसके बाद हमारी मसूरी की ट्रिप की वीडियो आएगी। और आई होप गाइज़ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर कोई भी सुझाव है, कोई भी आप लोगों को लगता है जो मुझे बताना चाहिए आप लोगों को, तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अभी बहुत से सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मॉडिफिकेशन के बारे आपने कहाँ से कराया, ये सब चीज़ें कहाँ से कराई, तो आप लोग प्लीज़ हमारी वीडियो देख लिया करिए, उसमें मैं सब बताता रहता हूँ। फिर भी अगर आप लोग कहते हो कई बार मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि टाइम इज़ मनी एंड टाइम बहुत ज़्यादा मेरा बिज़ी शेड्यूल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनको जवाब देने की, और मैं ज़रूर कोशिश, जितना भी मुझे कहीं अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, अगर मैं ना देख पाऊँ तो माफ़ करना, पर मैं फ्यूचर में एक आध दो दिन अगर हो जाए, क्योंकि मैं कभी टाइम मुझे कम ही मिल पाता है, अगर ना हो पा अगर मुझे मैं मतलब ना देख पाऊँ तो हो सकता है 1-2 दिन लगेंगे आप लोगों को, पर मैं कमेंट की रिप्लाई ज़रूर दे ही दूँगा, ठीक है जी। और बाकी वीडियो देख लिया करो, कि वीडियो में बता ही देता हूँ, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखोगे या मेरी वीडियो सेक्शन देखोगे तो जहाँ तक लगता है आपके सवालों का जवाब वहाँ पे मिल जाएंगे। फिर भी आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको पूछना है। तो गाइज़ फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये जो मैं सोच रहा हूँ जो भी मेरी सीरीज़ हुआ करेगी, उसके बाद में जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा, जो भी मेरे वहाँ पर पर्सनल जो भी मेरे साथ मतलब ख़र्चा हुआ, जो भी मैंने वहाँ पर रुका और क्या क्या मैंने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया, मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा हर उस सीरीज़ के बाद। तो आई होप गाइज़ आप लोगों को जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी, जो जहाँ तक मैं दे सकता था आप लोगों को, आपने आई थिंक गॉट इट किया होगा, उसको समझ गए होंगे आप। तो गाइज़ जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, और अगर कुछ थोड़ा बहुत रह गया हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपडेट करते जाएंगे और चीज़ों को सीखते जाएंगे और आप लोगों को बताते जाएंगे। तो इसी तरह से आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय एंड गाइस एंजॉय।